हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज का जो आपकी वीडियो है वो है आपके 13 जुलाई वाले एग्जाम की। 13 जुलाई वाले एग्जाम की अगर आज की क्लास की हम बात करें तो आज की क्लास में हम करेंगे आपका टेस्ट पेपर 11। अब आप सोचोगे कि टेस्ट पेपर 11 कैसे आ गया। तो मैंने आपको महिला पर्यवेक्षक यानी महिला सुपरवाइजर जो आपका 13 जुलाई को एग्जाम होने वाला है उसके लिए आपके लिए टेस्ट सीरीज है वो आपको प्रोवाइड करवाई थी। तो जिन बच्चों ने जो टेस्ट सीरीज है परचेज की थी वो थी आपके 10 पेपर उसमें थे। कितने थे? 10 पेपर थे और ये 100 रुपए के थे। ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने कहा था कि मैम हमें और ज्यादा पेपर है वो प्रोवाइड करवाइए, चाहे आप है वो दोबारा इसकी फीस ले लीजिए। तो नहीं, आपको जो 10 टेस्ट प्रोवाइड करवाए गए थे उससे आगे मैं आपको टेस्ट है वो यहाँ पर यानी यूट्यूब पर अपनी क्लास में मैं इनको सोल्व करवाऊंगी। आगे के अगर हम टेस्ट की बात करें तो वो टेस्ट आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेंगे और ये सेम टेस्ट है उसी प्रकार के है जो आपके 10 टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाए गए थे। अब हम बात करें हमारे एग्जाम की तो आज 2 जुलाई है। आज 2 जुलाई है और हमारा एग्जाम है 13 जुलाई को, यानी आप मान के चलिए हमारे पास सिर्फ 10 दिन है। कितने हैं? सिर्फ 10 दिन है। और इन 10 दिन में हमें प्रैक्टिस है वो ज्यादा से ज्यादा करनी है, ज्यादा से ज्यादा है वो एमसीक्यूज हमें कवर करने हैं। मैंने पहले भी आपको बोला था कि हम आपके लिए कुछ नया करेंगे जिसमें हम आपको टेस्ट सीरीज है वो प्रोवाइड करवाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है लर्न विद प्रीत चौधरी, उस पर मैं आपको जो क्विज है यानी जो मिनी टेस्ट है वो भी वहां पर आपको प्रॉपर डालती रहूंगी। तो वहां पर आप अपनी प्रैक्टिस करते रहना। ज्यादा जो बच्चों की प्रॉब्लम आती है वो आती है आपके पार्ट बी में। पार्ट बी है वो बहुत कम ही बच्चों का अच्छे से तैयार है। जैसे इन्होंने मुझसे काफी सारे बच्चों ने वो टेस्ट सीरीज ली है तो उनका सिर्फ एक ही डाउट था कि हमें पार्ट बी में है वो अच्छा स्कोर करना है। ये जो आपकी टेस्ट सीरीज जो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपका 11वां जो टेस्ट पेपर है, ये बिल्कुल आपकी जो टेस्ट सीरीज थी यानी आपके 20 क्वेश्चन है इसमें रहने वाले हैं आपके पार्ट ए में जो मैनेजमेंट का टॉपिक है उसके। उसके बाद के जो आपके 65 क्वेश्चन रहने वाले हैं पार्ट बी के, जो आपका खंड क है उसके, पोषण और स्वास्थ्य से रिलेटेड। ठीक है। और फिर आपके 20 क्वेश्चंस है वो रहेंगे आपके कौन से, जो आपके पार्ट बी का जो ख टॉपिक है शिशु से रिलेटेड है उसके आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। यानी टोटल आपके कितने 105 क्वेश्चन इस टेस्ट में रहेंगे, जैसे कि हमने टेस्ट सीरीज की थी। अब आप कमेंट करके बताना कि आपको क्या ये फुल टेस्ट यानी आपको 200 के 200 क्वेश्चंस है वो भी सोल्व करने हैं क्या। क्यों? क्योंकि पार्ट ए में जो आपका हिंदी हिंदी के जो आपके 25 क्वेश्चन है, इंग्लिश का, फिर आपके मैथ रीजनिंग का और जीके का पोर्शन है, उस पोर्शन को यानी आपके जो 95 मार्क्स है, 95 आपके क्वेश्चंस है उनको मैंने छोड़ा है। और जो आपके पार्ट बी है उनको कवर करने के लिए हमने ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। अगर आप बोलोगे कि आपको 200 के 200 क्वेश्चंस करने हैं तो मैं कल से आपके लिए जो ये टेस्ट पेपर लेके आऊंगी उसमें 200 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। और मैं ये आपके लिए पार्ट बी का इसलिए 105 नंबर का इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों में दिक्कत किस में है, इन 105 क्वेश्चंस में ही है। तो आज आप प्रॉपर रूप से सीख चुके होंगे कि हम अब किस प्रकार से इन 10 दिनों की रणनीति बनाएंगे, किस प्रकार हमें सब आगे का कवर करना है। चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने जो आपको बोला था कि जो मैंने आपको 10 टेस्ट की जो प्रोवाइड करवाए थे, 10 टेस्ट जिसमें हर एक टेस्ट में 105 क्वेश्चन थे, यानी कि आपके 1050 क्वेश्चन हैं वो पूरे अच्छे से कवर हो रहे थे। ठीक है। तो अगर आप अभी भी इन 1050 क्वेश्चंस को याद करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो अभी भी आपके पास 10 दिन है और आज ही आप इसको परचेज कर सकते हो। जो आपको सिर्फ बहुत ही कम आपके फीस में 100 रुपए में आपको 1050 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जा रही हैं। साथ में आपको आपकी प्रैक्टिस का भी पता चल जाएगा और जो लास्ट टाइम होता है उसमें हम एमसीक्यूज की जितने से जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतनी हमारे लिए कम होती है। 1050 के अलावा जो हम आगे टेस्ट पेपर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं वो सभी के लिए आपके फ्री रहेगा और वो आपको किसमें यूट्यूब क्लासेस पर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चलिए अब अपने क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास की बात करें तो हमारा सबसे पहले हम पार्ट ए के, और पार्ट ए में जो आपका
टॉपिक है प्रबंधकीय गुण यानी मैनेजमेंट है, उसकी क्लास इसकी चर्चा करते हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है सामुदायिक संगठन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। सत्ता को केंद्रित करना, नौकरशाही को मजबूत करना, सामुदायिक कल्याण और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देना और यथास्थिति बनाए रखना। अगर हम बात करें सामुदायिक संगठन का प्राथमिक उद्देश्य, इसने क्या पूछा है, प्राथमिक उद्देश्य। तो सामुदायिक संगठन का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो होता है कल्याण और हमारे समाज में परिवर्तन को बढ़ावा देना। यानी जो सामुदायिक होता है, सामुदायिक कल्याण को, सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है सी, कि सामुदायिक संगठन का प्रथम उद्देश्य होता है सामुदायिक कल्याण और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा। आगे बढ़ते हैं अगला अपना क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक संगठन में समुदाय के सदस्यों को संगठित करने और सशक्त बनाने की प्रक्रिया शामिल है। बाहरी सहायता पर निर्भर होना, पूरी तरह से सरकारी समर्थन पर निर्भर रहना, सामान्य लक्षणों के लिए सामूहिक कार्यवाही करना और व्यक्तिवाद को बढ़ावा देना। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है बी, पूरी तरह से सरकारी समर्थन पर निर्भर रहना सामुदायिक संगठन में समुदाय के सदस्यों को संगठित करने और सशक्त बनाने की प्रक्रिया में शामिल है। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। आपके पार्ट ए के जो आपका पार्ट ए यानी खंड कै मानते हैं या प्रथम खंड मानते हैं, उसका जो पार्ट बी है उसमें आपको 20 क्वेश्चन है वो कवर करने हैं। और ये 20 क्वेश्चंस का पूरा जो कंटेंट है वो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करवा दिया है। तो अगर आपने ये सारी की सारी पीडीएफ अभी तक नहीं पढ़ी है तो इनको आज ही जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना और वहां पर इन पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार अपनी सरसरी निगाहों से इनको जरूर रिवाइज कर देना। सामुदायिक संगठन का कौन सा दृष्टिकोण सकारात्मक परिवर्तन शुरू करने के लिए सामुदायिक शक्तियों और संपत्तियों की पहचान करने पर जोर देता है। संपत्ति आधारित सामुदायिक विकास, घाटा आधारित सामुदायिक विकास, पदानुक्रमित दृष्टिकोण और ऊपर से नीचे का दृष्टिकोण। अगर इसमें हम बात करें तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, संपत्ति आधारित सामुदायिक विकास सकारात्मक परिवर्तन शुरू करने के लिए सामुदायिक शक्ति और संपत्तियों की पहचान करने पर जोर देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन। सामुदायिक संगठन के संदर्भ में जमीनी स्तर शब्द का क्या अर्थ है। यानी सामुदायिक जो संगठन है उसमें जमीनी स्तर है वो शब्द है, उसका क्या अर्थ है। सरकारी एजेंसियां, स्थानीय समुदाय के सदस्य और संगठन, अंतरराष्ट्रीय संगठन और निजी स्वामित्व वाले संगठन। इसके अगर राइट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। जो जमीनी स्तर है उसका अर्थ होता है, आज से होता है कि जो स्थानीय समुदाय के सदस्य और जो संगठन है वो क्या है, जमीनी स्तर है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। कौन सा शब्द किसी समुदाय स्थितियों में सुधार के लिए कि सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय संगठित प्रयासों को संदर्भित करता है। सामुदायिक विकास, व्यक्तिगत उन्नति, सरकारी हस्तक्षेप, सामाजिक बहिष्कार। तो आप सभी को पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, सामुदायिक संगठन यानी सामुदायिक विकास पढ़ रही हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सामुदायिक विकास है वो किसी समुदाय की स्थितियों में सुधार के लिए सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय संगठित प्रयासों को संदर्भित करता है। क्या चीज, सामुदायिक विकास। तो राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। जो आज हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं वो आपका जो टेस्ट नंबर 11वां है वो 105 क्वेश्चन होंगे। इसमें कमेंट करके बताना कि आप कितने कवर कर पाते हो या आपने कितने क्वेश्चन है वो सही किए, कितने क्वेश्चन है गलत किए। काफी सारे स्टूडेंट है वो मैसेज करते हैं कि मैम मेरे जो नंबर है वो इसमें 84 बने हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ, तो 84 बने हैं। तो आपसे जो और बच्चे टेस्ट ले रही हैं उनके कितने क्वेश्चन सही हो रही हैं, तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे से तैयारी की है। हमें ये हमारा जो टारगेट है वो होना चाहिए कि 105 में से हमें कितने 100 प्लस है वो सही करने, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, हमें ज्यादा से ज्यादा इसमें सही करने हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। सामुदायिक आयोजन अक्सर सामुदायिक आवश्यकताओं के आकलन प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, यानी किसकी। समुदाय के सदस्यों को निर्णय लेने से बाहर रखें, समुदाय की शक्ति और जरूरतों को समझें,
बाहरी संसाधनों पर निर्भरता को प्रोत्साहित करे, सामुदायिक कल्याण पर व्यक्तिगत हितों को बढ़ावा देवे। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है बी। समुदाय की शक्तियों और जरूरतों को हमें समझना चाहिए, तभी हम सामुदायिक आवश्यकताओं के आंकलन कर सकेंगे या इस प्रक्रिया को सही ढंग से कर पाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी सामुदायिक संगठन के लिए संभावित बाधा है? प्रभावी सामुदायिक संगठन के लिए संभावित है बाधा: मजबूत सामुदायिक नेतृत्व, खुला संचार, संसाधनों और फंडिंग की कमी, सक्रिय सामुदायिक भागीदारी। इसमें हम राइट आंसर की बात करें तो आप देखिए, मजबूत सामुदायिक नेतृत्व होगा तो वो कमी नहीं है, एक अच्छी इंप्रूव है उसमें, ठीक है। खुला संचार होगा, ये भी अच्छी चीज है। सक्रिय सामुदायिक भागीदारी होगी, ये भी एक अच्छी चीज है। लेकिन अगर संसाधनों और फंडिंग की कमी होगी तो ये उसमें एक बाधा का काम है, वो करेगी। तो हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है कि जो प्रभावी सामुदायिक संगठन है उसके लिए संभावित बाधा है कौन सी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संसाधनों और फंडिंग की कमी है, ये एक प्रभावी बाधा है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे अपन बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, सामुदायिक संगठन का कौन सा दृष्टिकोण जटिल सामुदायिक मुद्दों के समाधान के लिए साझेदारी और सहयोग बनाने पर जोर देता है? सहयोगात्मक दृष्टिकोण, सत्तावादी दृष्टिकोण, पदानुक्रमित दृष्टिकोण और अलगाववादी दृष्टिकोण। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है ए। सहयोगात्मक जो दृष्टिकोण है वो जटिल सामुदायिक जो मुद्दे होंगे उनमें जो समाधान के लिए उनकी साझेदारी, उनके सहयोग बनाने पर जोर देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सहयोगात्मक दृष्टिकोण। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है ए हो जाएगा। आगे अपन बढ़े। अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती का सामुदायिक संगठन में अक्सर सामना करना पड़ता है? सामुदायिक जुड़ाव का अभाव, व्यक्तिवाद पर अत्यधिक जोर, बाहरी सहायता पर अत्यधिक निर्भरता और समुदाय के भीतर विविधता का दमन। समुदाय के अंदर विविधता का दमन। तो इसमें अगर हम राइट आंसर की बात करें तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सामुदायिक जुड़ाव का अभाव। सबसे ज्यादा जो इसमें बाधा मान लीजिए या फिर कोई चीज में कोई चुनौती मान लीजिए कि जो सामुदायिक संगठन होता है, सबसे पहले उसमें क्या चुनौती होती है कि जो सामुदायिक जुड़ाव होता है उसका अभाव मिलता है, यानी सामुदायिक संगठन में जुड़ाव बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो वो सबसे पहली चुनौती या एक प्रभावी बाधा होती है। उसके बाद अगर आते हैं तो वो आती है कि कोई बारिश आपके सहायता है उस पर ज्यादा ही निर्भर हो गए या जो भी चीजें हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे पहली चुनौती क्या है जो अक्सर अपने सामने आती है, तो वो है आपका ऑप्शन है ए। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, सामुदायिक संगठन का कौन सा सिद्धांत मुद्दों को संबोधित करने और सामूहिक कार्रवाई के निर्माण के लिए समुदाय के साथ काम करने पर जोर देता है? सशक्तिकरण, अलगाव, व्यक्तिवाद और दमन। अगर इसमें राइट आंसर की बात करें तो इसमें बोला है कि सामुदायिक संगठन का कौन सा सिद्धांत है वो मुद्दों को संबोधित करने और सामुदायिक कार्रवाई के निर्माण के लिए समुदाय के साथ करने पर जोर देता है। तो इसमें अलगाव, व्यक्तिवाद, दमन ये तो होंगे नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सशक्तिकरण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सशक्तिकरण। इसमें देखिए एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन करने आपको सारे अटेम्प्ट है। क्यों? क्योंकि जो ऑप्शन ई आता है वो भी आपको अटेम्प्ट करना है। अगर आप वो अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आप उस एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो आपको पांचों ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें अगर आपको नहीं भी आता है तो आपको ऑप्शन ई है वो क्या करना है? फिल करना है। तो वो करने से पहले आप थोड़ा सा ये देख लेना कि जो आप इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप ये बहुत ही कम करना। क्यों? क्योंकि अगर आप तुक्का भी मार सकते हो, मान लो कि आपने 10 तुक्के मारे, उसमें से अगर 2 सही हुए तो आपका कोई भी इसमें घाटा नहीं था, आपको कुछ 2 नंबर मिले ही हैं। ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग ना होने के ये आपको एक फायदा मिल सकता है। और उससे पहले आपको क्या देखना है, थोड़ा सा सेंस लगाना है कि इसमें अगर जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें अगर हम बात करते, इसने क्या बोला है? सिद्धांत कौन से जो मतलब क्या है कि कौन सा सामुदायिक संगठन का कौन सा सिद्धांत है
ठीक है, जो सामुदायिक कार्यवाही और निर्माण के लिए समुदाय के साथ काम करने पर जोर देता है। अलगाव की बात करें तो वो साथ काम करने पर जोर नहीं देगा। अगर व्यक्तिवाद की बात करेंगे, दमन की करेंगे, तो ये भी नहीं करेगा। लेकिन सशक्तिकरण की बात करते हैं तो ये करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। तो इन चीजों को, जब ऐसे क्वेश्चन हो तो थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना और उस क्वेश्चन को तुक्का मारो तो भी ऐसे मारना कि वो बिल्कुल आपका सही चला जाए। आगे बढ़ते हैं, अगला अपना क्वेश्चन, मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस से संबंध स्थापित करता है? समूह से, समाज से, अगला है अपना समुदाय से, और ये सभी। अगर हम राइट आंसर की बात करें तो अपना राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। समूह से भी वो संबंध स्थापित करता है, समाज से भी करता है और समुदाय से भी करता है, तीनों इसमें होंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि ये सभी। आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन, कौन केवल व्यक्तियों को संरक्षण ही प्रदान नहीं करता बल्कि उनकी समस्याओं के समाधान में वैज्ञानिक ज्ञान एवं प्राविधिक निपुणताओं का प्रयोग करते हुए आत्म सहायता की क्षमता विकसित करता है? यानी इसमें से कौन? समाज कार्य, समाज कल्याण, सरकार की आर्थिक नीति और सामाजिक सुरक्षा। इसमें अपन राइट आंसर की बात करें तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समाज कार्य। वो व्यक्तियों को संरक्षण ही प्रदान नहीं करता बल्कि उनकी समस्याओं के समाधान में वैज्ञानिक ज्ञान और प्राविधिक निपुणताओं का प्रयोग करते हुए उनकी जो सहायता की क्षमता है उसको भी ज्यादा विकसित करता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, समूह कार्य अभ्यास के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित किया गया है क्या? समूह है कार्य, जो आपका फर्स्ट जो टॉपिक है उसी में आगे का जो आपका जो दिया गया है समूह कार्य और टीम वर्क, उसका ये क्वेश्चन है। एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्क, कोलंबिया विश्वविद्यालय ऑफ सोशल वर्क, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ऑफ सोशल वर्क और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए। स्वयं कार्याभ्यास के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित किया है एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्क ने। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है अपना, समूह गतिशीलता। समूह गतिशीलता शब्द निर्देशित करता है किस चीज को? बड़े समूह का निर्माण को, छोटे समूह में सामंजस्यपूर्ण परिवर्तन को, छोटे समूह के विघटन को और अनेक समूह की अंतर निर्भरता को। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या बोला है? समूह गतिशीलता। समूह गतिशीलता क्या होती है? जो काफी सारे समूह होते हैं, अनेक समूह होते हैं, उनकी अंतर निर्भरता है उसको निर्देशित करता है, परिभाषित करता है आपका समूह गतिशीलता। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। आगे अपन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, सामाजिक सामूहिक कार्य में परिवर्तन का प्रमुख उपकरण कौन सा है? कार्यक्रम का संगठन, नेतृत्व विकास, मार्ग निर्देशित सामूहिक अंतःक्रियाएं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है ए। कार्यक्रम का संगठन सामाजिक सामूहिक कार्य में परिवर्तन का प्रमुख उपकरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे अपन बढ़ते हैं, संचार एक पारस्परिक दो तरफा है। इसमें एक ग्राहक यानी प्राप्तकर्ता तथा एक प्रेषक की आवश्यकता होती है। यदि कोई नहीं सुन रहा हो तो आपको स्वयं से बात करने वाला एक संकीय व्यक्ति माना जाता है। उपाधि, आकाशवाणी, रास्ता और तार। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रास्ता। आपको पता है कि संचार क्या एक दो तरफा एक प्रणाली मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें एक तो आपका क्या होता है, सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। क्या होता है? सेंडर और रिसीवर होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। आगे अपन बढ़ते हैं, प्रत्येक संचार कार्यनीति के तहत आंतरिक संचार की योजना होनी चाहिए। कौन सी? शामिल यानी अंगीकृत होनी चाहिए, संकलित यानी समाकलित होनी चाहिए, मिली या फिर शामिल होनी चाहिए। मिली या शामिल होनी चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या होता है कि प्रत्येक संचार कार्यनीति के तहत आंतरिक संचार की योजना है वो समाकलित यानी संकलित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? संकलित। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा।
आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। जो कम्युनिकेशन के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो काफी अच्छे से मैंने पहले इसकी आपको थ्योरी करवाई थी, उसके बाद है मैंने इसके एमसीक्यूज भी करवाए थे। कम से कम इसकी मैंने 3 से 4 क्लास है वो ली थी और हर एक चीज को, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से कवर करवा दिया था। अगर आपने इसकी जो आपने क्लास है वो नहीं ली है तो एटलीस्ट अब आपके पास बहुत कम टाइम है, तो आप इसकी पीडीएफ है उसको जरूर एक बार रिवाइज कर लेना। अगर सीधा आपको समझ में नहीं आता है तो आप काम करना कि जो आपकी क्लास है उसको 2x पर करके है वो एक बार है और पीडीएफ को सामने रखकर है उसका रिवीजन कर लेना। अगला क्वेश्चन है, संचार समस्या होती है लोगों की समस्याएं, उपकरण संबंधित समस्याएं, संसाधन समस्याएं और इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लोगों की समस्याएं होती हैं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे संचार का एक साधन है? ध्यान, नेत्र संपर्क, धनात्मक मनोवर्ती और ये सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तीनों की तीनों चीजें हैं वो एक अच्छे संचार का साधन है, तो राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। आगे अपन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अपना, समुदाय सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ सकते हैं, यह किसका कथन है? मैंने जब आपको सामुदायिक समुदाय और आपका मोबिलाइजेशन करवाया था तो उस टाइम मैंने आपको जो सामुदायिक संगठन है, ठीक है, इनकी कई सारी परिभाषाएं लिखवाई थी, कई सारी परिभाषाएं लिखवाई थी। उनमें सभी जिन्होंने ये परिभाषाएं दी थी उन वैज्ञानिकों का या मनोवैज्ञानिक है उनके सबकी लिखवाई थी कि इसकी ये परिभाषा है, इसकी ये परिभाषा है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये कथन है वो किसका है, या तो उनके द्वारा दी गई वो परिभाषा पूछी जा सकती है या फिर उनके द्वारा कोई भी स्टेटमेंट है वो उस परिभाषा से रिलेटेड दिया गया है तो वो पूछा जा सकता है, जैसा कि ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? समुदाय सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ सकते हैं। ये जो स्टेटमेंट है, कथन है, वो किसका है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाना चाहिए वो कौन सा होगा? डेविस, बोगार्ट्स, मेजर और टेलर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो स्टेटमेंट है वो डेविस ने दिया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं अपन आगे, और आगे की अगर हम बात करें तो ये हमारे 20 क्वेश्चन है वो आपके खंड प्रथम का जो पार्ट बी है, पार्ट बी यानी ख है, उसके 20 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, यानी हमारे 20 नंबर है यहाँ पे हो गए मैनेजमेंट टॉपिक से। अब अगला जो हमारा आता है वो आता है आपका जो द्वितीय खंड है, द्वितीय खंड है उसमें आपके दो टॉपिक है, एक तो क या पार्ट मान लीजिए पार्ट क, और एक है पार्ट ख। क में पोषण एवं स्वास्थ्य का ज्ञान तथा योजनाएं है जो आपके 65 क्वेश्चंस का आएगा और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, यानी आपके 65 यहाँ पे क्या होने वाले हैं, क्वेश्चन कवर होंगे, नंबर कवर होंगे। अगला है शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा, इसके भी आपके एग्जाम में कितने 20 नंबर आएंगे। तो अगर हम पार्ट बी की बात करें, द्वितीय खंड की बात करें तो 65 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा, यानी इसमें हम 85 क्वेश्चन कवर करेंगे। और पहले हम कितने कर चुके हैं मैनेजमेंट टॉपिक से? 20, यानी टोटल कितने हो जाएंगे? 105। तो चलिए अब हम पार्ट बी को स्टार्ट करते हैं। पार्ट बी के जो हमारे 65 और 20 यानी 85 क्वेश्चन है उन पर बात करेंगे। सबसे पहले हम जो पोषण व स्वास्थ्य का ज्ञान तथा योजना है इसके 65 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा से क्वेश्चन करेंगे। एक चीज ध्यान रखना, सारे की सारे क्लास है वो आप शुरू से लास्ट तक देखोगे तभी आप इसको कवर कर पाओगे, और इसके रिवीजन के लिए जो ये पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। और जो ये मैं आपको फ्री टेस्ट करवा रही हूँ इससे आपको ये भी पता चलेगा कि जो आपको पेड टेस्ट मैंने जो 10 टेस्ट आपको दिए थे बहुत ही कम फीस में, 100 रुपए में, तो उनका लेवल क्या था और आप उन 1050 क्वेश्चन से अपनी तैयारी को कहां से कहां पहुंचा सकते थे। अभी भी आपके पास 10 दिन है, तो आप हर रोज का एक अगर टेस्ट को अगर आप सोल्व नहीं कर पाते हो, टेस्ट को अटेम्प्ट वैसे नहीं कर पाते हो, तो आप उस टेस्ट को याद कर लो। तो अगर आपके 1050 क्वेश्चन आपने याद किया है तो मान के चलो उसमें से अगर आपके 10 से 15 क्वेश्चन भी सीधे पूछ ले जाते हैं तो आपका कितना बेनिफिट होगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, पाचन के बाद प्रोटीन इसमें परिवर्तित हो जाता है किसमें? छोटी छोटी गोलियों में, स्टार्च में, कार्बोहाइड्रेट में,
अमीनो अम्ल में। तो आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा होना चाहिए? इसने पूछा है प्रोटीन के बारे में, और प्रोटीन का क्या बोला है कि पाचन के बाद है वो प्रोटीन है वो किस में परिवर्तित होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए डी। जो प्रोटीन है वो अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। आगे बढ़े। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राह को क्या कहते हैं? अभिग्राह को क्या कहते हैं? संवेदिक अभिग्राहक, रासायनिक अभिग्राहक, घ्राण अभिग्राहक और रस संवेदी अभिग्राहक। तो आपका जो राइट आंसर होता है वो जो अभिग्राहक होता है वो होता है रस संवेदी। रस संवेदी अभिग्राहक होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, थोंडम का भाग है। थोंडम किसका भाग है? छोटी आंत का, बड़ी आंत का, पित्ताशय का या अंडाशय का? तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। किसका है? छोटी आंत का भाग है। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछे जाए तो आप थोड़ा सा इनको रिविजन कर लेना। इनमें से कौन सा उपकरण है वो रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करता है? श्वास यंत्र, पेसमेकर, केट स्कैनर और ईसीजी मशीन। अगर हम राइट आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन बी पेसमेकर हो जाएगा, जो कि सभी बच्चों को पता है। तो इसका जो राइट आंसर वो सभी सही कर पाएंगे कि हृदय की जो रोगी होते हैं तो उनकी हृदय गति को नियंत्रित करता है पेसमेकर। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन, यौना प्रारंभ के दौरान आवाज बदल जाती है, ऐसा क्यों होता है? सिगरेट पीने के कारण, पेशीय विकास के कारण, फेफड़ों के विकास के कारण, और जो आपके लेरिंग्स है यानी स्वर यंत्र है उनके विकास के कारण। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हमें सीधा ही पता चल रहा है ऑप्शन डी की लेरिंग्स के विकास के कारण है वो आपके यौनारंभ के दौरान आवाज है वो बदल देता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन है डी हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? छाती में, सिर में, गले में और उदर में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी गले में। कहाँ होती है? ऑप्शन सी गले में होती है थायराइड ग्रंथि, गले में। अगला, निम्नलिखित का सही क्रम से मिलान कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपके काफी सारे आएंगे। इस साइड आपको हार्मोन दे दिया, इस साइड स्त्रावित आपकी ग्लैंड दे दी कि किस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन है वो रिलीज होता है। कई बार क्वेश्चन क्या दे देता है कि सीधा ही आपको हार्मोन दे देता है एग्जाम में कि आप बताइए कि जो आपके कोलिप हार्मोन है वो किस ग्रंथि से रिलीज होता है, और यहाँ पर ऑप्शन में आपको 4 ग्रंथियां दे दी जाती है जिसमें आपको उसको चुनना होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। कई बार क्या कर देता है कि कई बार आपको जो हार्मोन और स्रावित ग्लैंड दे देती है और इसमें बोल देता है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी 4 ऑप्शन में 3 तो वो सुमेलित कर देता है, चौथा यानी इनमें से 4 में से एक वो सुमेलित नहीं करता। तो वो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप ध्यान रखना कि आपके क्वेश्चन है वो इस प्रकार पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपका देखेंगे कि कोलिप के हार्मोन यानी ये हार्मोन है वो किससे स्त्रावित होता है? तो ये होता है आपके पेराथायराइड, पेराथायराइड जो ग्रंथि है उससे। तो यानी आपके पी में क्या आ जाएगा? सी। पी में क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। यहां पर जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन करो तो आप जो ऑप्शन एलिमिनेट वाला मेथड है वो जरूर देख लेना। जैसे हमने देखा पी में ए, पी में बी, पी में सी और पी में डी। हमें पता है पी में सी आ जाएगा तो हमारे ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो गए और हमारा राइट आंसर ऑप्शन है सी हो गया। लेकिन हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है। हर बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2 का पता और 2 का नहीं पता और फिर आप उसको तुक्का मारते हो और वो तुक्का भी गलत चला जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन को ध्यान करके है वो क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद अगर हम करें तो एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है वो अधिवक ग्रंथि है वो उसे रिलीज करती है। प्रोलेक्टिन हार्मोन की बात करें तो वो आपके पीयूष ग्रंथि रिलीज करते हैं, और मेलाटोनिन हार्मोन की बात करें तो ये आपके पीनियल ग्लैंड है वो इसको रिलीज करती है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन है सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन, एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है? एस्ट्रोजन हार्मोन का मूल कार्य क्या है? मूड को संतुलित करने के लिए, मासिक धर्म चक्र को विनियमित करने के लिए, पुरुष प्रजनन उत्कों को विकसित करने के लिए और गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो मासिक धर्म चक्र को नियमित करने के लिए यानी विनियमित करने के लिए
कार्य करता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक शल्य चिकित्सा पद्धति है जिसका उपयोग पुरुषों में शुक्राणु के स्थानांतरण को रोकने के लिए किया जाता है? इसमें कौन सा हमें एक विधि बता रहे हैं जो कि एक शल्य चिकित्सा पद्धति है। डिंब वाहिनी नली को अवरुद्ध किया जाता है, कंडोम का इस्तेमाल किया जाता है, कॉपर्टी प्रविष्ट की जाती है, शुक्रवाहिका को अवरुद्ध किया जाता है। तो अगर हम बात करें कि जिसका उपयोग पुरुष में शुक्राणुओं के स्थानांतरण को रोकने के लिए किया जाता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो शुक्रवाहिका है उसको अवरुद्ध किया जाता है। तो राइट आंसर ये बुक क्या बोल रहा है, एक शल्य चिकित्सा होनी चाहिए। सीधा विधि नहीं पूछा है, इसने पूछा है एक शल्य चिकित्सा, तो वो होती है आपके ऑप्शन डी। ठीक है, शुक्रवाहिका को अवरुद्ध किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, लूप किस प्रकार गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करता है? यह डिंब वायु नलिकाओं के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, यह भ्रूण के प्रत्यारोपण को निरुद्ध करता है, यह शुक्राणु के स्त्राव को अवरुद्ध करता है, और ये डिंब के स्त्राव को निरुद्ध करता है। तो अगर लीफ की बात करें तो ये जो डिंब वायु नलिकाएं होती हैं उनके मार्ग को अवरुद्ध करता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन है ए। आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन है, इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? माता के शरीर के अंदर एक बच्चे का विकास, एक गर्भाशय की लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना, माता के रक्त प्लेसेंटा के माध्यम से पोषण, और भ्रूण और इसकी पोषण के विकास, भ्रूण और इसकी पोषण के विकास। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है बी। ऑप्शन बी, इम्प्लांटेशन क्या है, एक गर्भाशय की लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मनज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है? यानी शुक्राणु और युग्मनज के संयोग की वो कौन सी प्रक्रिया है जिससे युग्मनज है वो क्या है, उसके निर्माण, यानी वो उसका जो परिणाम होता है वो क्या होता है, युग्मनज का निर्माण। विखंडन, निषेचन, उत्तक संवर्धन और लैंगिक प्रजनन। हर सभी को पता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निषेचन। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन, प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है, किशोरावस्था की इस स्थिति को कहा जाता है? स्वतंत्रता, परिपक्वता, यौवन और माहवारी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यौवन। प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास है वो कम होने लगता है। तो ये क्या है, ये किशोरावस्था की यौवन अवस्था है, यानी यौवन सिचुएशन। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कुछ महिलाओं में कुछ समस्या के कारण फलन नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति में फलन के लिए ताजे निकले हुए अंडे और शुक्राणुओं को शरीर के बाहर कुछ घंटों तक एक साथ रखा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पुनर्जनन, फलन, साक्य प्रजनन और विट्रो। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, विट्रो। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, विट्रो कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। किस विटामिन के 3 सक्रिय रूप रेटिनोल, रेटिनल, रेटिनोल और रेटिनोइक एसिड होते हैं? विटामिन बी, विटामिन डी, ए और विटामिन सी। ये भी सभी बच्चे को पता है कि ये आपके विटामिन डी के रूप होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन है क्या हो जाएगा, सॉरी इसमें डी नहीं, विटामिन ए के क्या होते हैं, विटामिन ए के ये रूप होते हैं। तो इसमें मैं आपको राइट आंसर लगा देती हूँ। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए सी है। राइट आंसर ऑप्शन सी, विटामिन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अपना, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन बी 2, विटामिन सी, विटामिन बी 9 और विटामिन ए। तो अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ये आपके विटामिन बी 9 की कमी से होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो आपका पार्ट बी है उसका जो इसमें 7 टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है, 7 में से जो 7वां टॉपिक है ना, वो 7वां टॉपिक है आपके सामान्य बीमारियों का, सामान्य बीमारियों का। इससे भी आप देखना 2 से 3 क्वेश्चन है वो जरूर पूछे जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन क्यों, इसमें आपके दिया हुआ है कि कितने क्वेश्चन का नंबर है। तो आपके इसमें विटामिन से रिलेटेड बीमारी हो गई, या फिर आपके जैसे
किसी वायरस जनित रोग हो गया, कोई जीवाणु जनित हो गया, कवक फंगी जनित हो गया, तो वो भी आपसे पूछे जाते हैं। तो जो ये बीमारियों वाला टॉपिक है ये मैंने सीधा ना करवा के इसके एमसीक्यूज की क्लास आपको प्रोवाइड करवाई थी, तो वो क्लास जरूर देख लेना, आप कई क्वेश्चन उससे कवर कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, अगला अपना क्वेश्चन है राइबोफ्लोविन क्या है। राइबोफ्लेविन क्या है? एंटीबायोटिक है, विटामिन है, रंजक पदार्थ है, या फिर एक पौधा है। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। राइबोफ्लोविन क्या है? एक विटामिन। क्या है? विटामिन। अब आप कमेंट करके बताना है किस विटामिन का ये नाम है। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, मानव में कौन सा रोग है वो सूर्य से आने वाले यूवी विकिरण के कारण होता है? निमोनिया, चेचक, पार्किंसन रोग और त्वचा का कैंसर। तो हमारे अगर राइट आंसर की बात करें तो हमें सीधा ही दिख रहा है ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो यूवी किरणें आती हैं हमारे सूर्य से, तो उससे आपके स्किन कैंसर होता है। कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है अधोमुखी युग्मक विखंडन, गुणनक विखंडन, अनुप्रस्थ युग्मक विखंडन और रेखीय युग्मक विखंडन। इसमें अगर हम राइट आंसर की बात करें तो वो होता है अधोमुखी युग्मक विखंडन, तो राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। आगे देखते हैं अपन, अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग है वो विषाणु जनित नहीं है। मैंने अभी आपको बताया था कि आपकी बीमारियों से एक दो क्वेश्चन तो ऐसे भी पूछ ले जाएंगे जिसमें वायरस जनित, बैक्टीरिया जनित और एक कवक यानी फंगी जनित आपसे पूछा जाए कि कौन सा है वो इनसे जनित रोग है। और इसकी मैंने आपको है वो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा रखे है कि कौन कौन से रोग है वो किससे रिलेटेड है, ये भी मैंने आपको वहां पे प्रोवाइड करवा रखा है। अब हमारे बताना है कि विषाणु जनित नहीं है। डेंगू बुखार, जुखाम, हैजा और एड्स। तो आप सभी को देखते ही पता चल गया होगा कि राइट आंसर आपका ऑप्शन है सी हो जाएगा। हैजा है वो क्या है? विषाणु जनित रोग नहीं है। आगे बढ़े, एचआईवी का पूरा नाम पूछा गया है कि एचआईवी का पूर्ण रूप है वो क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी विक्टोरिया, ह्यूमिनिटी इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वर्चुअल और ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। तो इसमें जो राइट आंसर की बात करें आपको पता है ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, एचआईवी के इनमें से किसके द्वारा संचारित होने की संभावना नहीं है, यानी किससे है वो एचआईवी नहीं होता है। इसमें नहीं पूछा है तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, वरना आप क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे कि इसने तो तीन तीन तरीके है वो इसके दे रखे हैं, कौन सा क्वेश्चन सही होगा। लेकिन हमें क्या नहीं वाला बताना है। स्तनपान द्वारा, रक्त आधन द्वारा, सुई या इंजेक्शन उपकरण साझा करने से और मच्छर के काटने से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको सीधा दिख रहा है कि मच्छर के काटने से कभी भी एचआईवी नहीं होता, तो राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जो जिका वायरस है वो किसके द्वारा वहन होता है? मच्छर के द्वारा, जल के द्वारा, वायु के द्वारा या फिर भोजन के द्वारा। तो आपका जो राइट आंसर होता है जिका वायरस है वो मच्छर के द्वारा फैलता है। किसके? मच्छर के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। पश्चिमी ब्लॉट के लिए निदानिक प्रशिक्षण होता है, इनमें से कौन सा? प्लेग, पश्चिमी ब्लॉट है वो प्लेग के लिए निदानिक प्रशिक्षण है, कुष्ठ बीमारी के लिए है, एचआईवी के लिए या फिर टाइफाइड के लिए। पश्चिमी ब्लॉट क्या है? एक परीक्षण है। क्या है? एक परीक्षण है। तो ये हमें बताना है कि किस बीमारी के लिए ये होता है। तो इसमें अगर हम राइट आंसर की बात करें तो जो ये पश्चिम ब्लॉट है ये एचआईवी के लिए एक निदानिक परीक्षण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। आगे अपन बढ़ेंगे, अगला है अपना, अधिकांश जंतु वसा होते हैं, संतृप्त वसा होते हैं, असंतृप्त वसा होते हैं, कमरे के ताप पर द्रव होते हैं और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होता है, जो अधिकांश जंतु होते हैं वो एक संतृप्त वसा होते हैं, संतृप्त वसा। तो राइट आंसर ऑप्शन है ए आ जाएगा। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? इसमें हमें ये जो चार ऑप्शन दिए गए इसमें से बताना है कि इनमें से किसमें है वो प्रोटीन नहीं पाया जाता। मांस में, दूध में, चावल में और दाल में। आपको पता है कि मांस, दूध और दाल इन तीनों में पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। ठीक है, जो आदर्श आपके भोजन बताया जाता है बच्चों के साथ साथ है वो हर उम्र के
व्यक्ति है उसके लिए दूध को आदर्श भोजन बताया जाता है जिसमें प्रोटीन है वो पाया जाता है। अगला है एमिनो अम्ल होते हैं, क्या होते हैं, क्या वो केवल अम्लीय होते हैं, क्या वो क्षारीय होते हैं, या फिर वो उभयधर्मी यानी दोनों होती हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वो क्या होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। वो केवल अम्लीय या केवल क्षारीय नहीं होते। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जंतु स्टार्च है वो कहा जाता है, सुक्रोज को, सेल्यूलोज को, ग्लाइकोजन को और पेक्टिन को। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लाइकोजन है उसको जंतु शर्करा भी यानी जंतु स्टार्च भी कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में डीपीटी लगाने का अनुशासित स्थान है। डी पी टी के टिक्के लगाने का, ग्लूटियल पेशी, डेलोटोइड पेशी, अगर बाहु, जांग का पार्श्व भाग। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लूटियल पेशी। मैंने आपको बताया था कि जो शिशु होते हैं उनको किस प्रकार से है वो कौन कौन से आपके मेथड है जिनसे आपके उनको टिक्के लगाए जाते हैं। उसमें मैंने आपको 3 बताया था, आपको याद भी होगा कि आपके 15 डिग्री पे भी एक टिक्का लगता है, आपके 45 डिग्री पे भी लगता है और 90 डिग्री पे भी लगता है। यानी त्वचा के ऊपर कौन सा लगता है, त्वचा के नीचे कौन सा लगता है, और मांसपेशियों यानी जांग में वो कौन सा लगता है, किस हिसाब से कौन कौन से टीके, पूरा अच्छे से आपको समझाया हुआ है कौन से टॉपिक में, टीकाकरण में। और ये आपके द्वितीय खंड के आपके शायद पार्ट ए का 5वां टॉपिक है शायद, या फिर छठा होगा टीकाकरण का, जिसमें आपके 8 क्वेश्चन है बनेंगे और काफी इंपॉर्टेंट बनेंगे। मैंने 2 क्लास में सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो आपके वैक्सीनेशन है वो पूरा अच्छे से कवर करवा दिया है, आप अच्छे से इन 2 क्लासों को रट लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला अपना क्वेश्चन है, वर्दी मंदन और पेशियों पर अधोत्वचीय वसा का गंभीर क्षय, ये पोषण संबंधित विशेषताएं हैं। यानी ये किससे है, कौन से रोग से, मेरासम से, पिलाग्रा से, स्कर्वी से और मुखपाक से। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो मेरासम्स रोग होता है उसमें वर्दी मंदन हो जाता है, पेशियों में वो जो अधोत्वचीय वसा होती है उसमें गंभीर क्षय हो जाता है। ये आपके किससे, मेरासम्स की एक विशेषताएं है। तो राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। ये हमने 30 क्वेश्चन है वो आपके कर लिए। इसके हमारे और कितने यानी 35 क्वेश्चन है इसके और बचे हुए हैं। फिर हमारा जो पार्ट बी है यानी द्वितीय पार्ट है उसका भी आपका है टॉपिक, शिशु से रिलेटेड शिक्षा और उनका विकास, ये बच जाता है जिसके 20 क्वेश्चन हम करेंगे। और ये जो हमारे 35 ये बच गए और 20 ये यानी 55 क्वेश्चन है ये हम कल की क्लास में करेंगे। तो आप कमेंट करके बता देना क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ है वो शेयर कर देना। और इसकी जो पीडीएफ है वो हम कल जब ये क्वेश्चन है वो 105 से कंप्लीट हो जाएंगे तो ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी, जहां से आप इसका अच्छे से आप रिवीजन कर लेना। साथ में आप ये भी कमेंट करके बता सकते हो कि आप ये जो हमारा जो टेस्ट है जो 105 का मैं ले रही हूँ आपके लिए फ्री बिल्कुल है, कोई भी इसकी आपको फीस नहीं देनी है। ये आपके 105 क्वेश्चन का ही रहना चाहिए या टोटल 200 क्वेश्चन का करवाऊं। तो जिस हिसाब से आपके ज्यादा कमेंट आएंगे उस हिसाब से देखेंगे। अब हम आज की क्लास में इतना ही, कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।